अगर मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सी पढ़ी है अभी तक? हमने पढ़ी थी पहले ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या आती है और रोटेशनल मोशन क्या आती है? बिकॉज दिस इज द थर्ड कैटेगरी, वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? मूविंग इन a straight line. And rotational, rotating about some fixed axis. So translatory motion मतलब कार मूविंग ऑन अ रोड, साइकिल चल रहा है, बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, ऑल दीज आर ट्रांसलेटरी मोशन. एंड रोटेशनल इज की फैन रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, कोई भी मोटर है जिसके थ्रू मतलब वो रोटेट करिए एक फिक्स पॉइंट के अबाउट. और फिर रोटेशन और ट्रांसलेशन को हमने कंबाइन करके कह दिया था दैट्स अ रोलिंग मोशन. सो नेक्स्ट हमारा आता है दिस इज अ वाइब्रेशनल मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट. बट उसको करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू डू सम बेसिक्स की पीरियोडिक मोशन क्या होती है. अगर मैं आपसे पूछूं पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन इज, अगर हम पीरियोडिक मोशन की बात करें, पीरियोडिक मोशन क्या होती है? पीरियोडिक नाम से क्या लग रहा है? अ मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर कोई मोशन रिपीट होती है तो दैट इज अ पीरियोडिक मोशन. एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो से अगर हम सिंपल एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, वो पीरियोडिक है, वो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होती है. मोशन ऑफ हेलीज कॉमेट इज पीरियोडिक. तो पीरियोडिक मोशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, बट कोई भी मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो जाए, बीच में उसका पाथ कैसा है, वो कैसे मूव की, दैट्स इमटेरियल. सिर्फ रिपीट होनी चाहिए, इट शुड हैव अ रेपिटेटिव मोशन. कि हेलीज कॉमेट 76 ईयर्स के बाद आता है तो इट्स अ पीरियोडिक मोशन. अर्थ को एक चक्कर लगाने में सन का 1 साल लगता है तो इट्स अ पीरियोडिक मोशन. आप एक पर्टिकुलर जगह पे रोज जाते हो तो दैट्स अ पीरियोडिक मोशन. अगर आप डेली स्कूल जा रहे हो, संडे को एक्सक्लूड कर दें, अगर आप से मंडे से सैटरडे तक रोज स्कूल जा रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन. सो पीरियोडिक मोशन होती है मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल. सो दैट विल बी पीरियोडिक. अब इसमें कुछ स्पेसिफिक केस हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं. सो अगर हम फर्स्ट केस लें कि अगर हमने लिया से इंसेक्ट क्लाइंबिंग अप द रैंप एंड फॉलिंग डाउन, कि इंसेक्ट एक रैंप के ऊपर चढ़ा एंड फॉल्स डाउन, तो इस मोशन को हम पीरियोडिक कह सकते हैं अगर हम कांस्टेंट स्पीड मान रहे हैं तो. कि बार बार एक रैंप के ऊपर चढ़ता है, नीचे आ जाता है. अगर मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व बनेगा? अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है और मैंने जो आपको स्पेसिफिक्स दिए मतलब मैंने आपसे कहा कि we assume that it moves up with constant speed v1 and falls down with speed v2, और v2 v1 से ज्यादा है. तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? इसका स्लोप कैसी बनेगी ग्राफ की? एक्सटी ग्राफ अगर मैं बनाऊं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होती है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी. तो अगर मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट मतलब स्लोप शुड बी कांस्टेंट. स्लोप शुड बी कांस्टेंट मींस ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. ऊपर जाने की स्लोप ज्यादा, नीचे आने की ज्यादा. इंक्लाइन कौन सा बनाना है? अगर मैं कह रहा हूँ नीचे आने की स्पीड ज्यादा है, v2 इज ग्रेटर देन v1, तो मैंने इट कम्स डाउन, तो नीचे आने वाली स्लोप ज्यादा बनानी है, ऊपर जाने वाली स्लोप कम बनानी है. इंक्लिनेशन मतलब ज्यादा बनानी है और कम बनानी है. तो इसका अगर हम वीटी ग्राफ बनाए, इसका वीटी ग्राफ जो इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, कि इसकी अगर मैं स्लोप ले रहा हूँ, ये v1 और ये v2 है, कि बार बार ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया. तो बेसिकली जितने टाइम के बाद ये मोशन रिपीट, मतलब ये ग्राउंड पे था, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, फिर ग्राउंड पे आ गया, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया. तो अगर आप ग्राउंड पे देखो तो वो कितने टाइम के बाद दोबारा आया? कैपिटल टी के बाद. तो वी से दिस इज द टाइम पीरियड हो गया इसका. ठीक है, टाइम टी के बाद अपनी मोशन रिपीट कर रहा है. पहले ऊपर गया, नीचे आया, फिर टाइम टी में फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आया. सो वी कैन कॉल दिस मोशन एज पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है. नेक्स्ट यू हैव सेकेंड एग्जांपल. A child on a ground climbs up a step, comes down and repeats the process identically. कि ग्राउंड पे बच्चा खड़ा है, ऊपर चढ़ता है, फिर वहां पे थोड़ी देर रुकता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आ जाता है.
इसकी मोशन को अगर हम प्लॉट करें, जब वो ऊपर स्टेप पे खड़ा होगा, से नीचे से ऊपर चढ़ा स्टेप पे खड़ा हो गया, स्टेप पे खड़ा हो गया तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ वेरी करेगी, बिकॉज जब वो खड़ा है तो स्लोप क्या होगी ग्राफ की, जीरो, बिकॉज वो खड़ा है तो उसकी स्पीड जीरो। तो इसका अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाए, दिस विल बी दिस फॉर्म, कि हाइट अबव द ग्राउंड, कि पहले वो ग्राउंड पे था, वो ग्राउंड पे रहा थोड़ी देर, फिर वो स्टेप के ऊपर चढ़ गया, फिर ये ऊपर चढ़ा, यहाँ पे था, फिर नीचे आ गया, तो दोबारा से उसने यही मोशन रिपीट की, फिर ग्राउंड पे, फिर मैक्सिमम हाइट पे, फिर नीचे। तो ग्राउंड पे आने में उसको कितना टाइम लगा, कैपिटल टी। तो इसे कैपिटल टी के बाद ये अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, तो दिस मोशन इज पीरियोडिक। तो कोई भी मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती है, दैट विल बी कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। से थर्ड केस, बाउंसिंग बॉल। बाउंसिंग बॉल मतलब आपने एक बॉल को ड्रॉप किया और वो ग्राउंड पे जंप कर दिया, हम मान के चल रहे हैं कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, तो बॉल पहले नीचे जाएगी, नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, जब नीचे जाएगी तो स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ बढ़ रही है, जब और ऊपर आएगी तो कम कम हो रही है, नीचे जाएगी तो स्पीड बढ़ रही है, ऊपर आएगी तो स्पीड कम हो रही है। तो स्लोप कैसी बनेगी, जब नीचे जाएगी तो स्लोप इंक्रीज करनी है, जब ऊपर आएगी तो स्लोप को डिक्रीज करना है, पर ग्राफ जो है वो एक टाइम के बाद रिपीट होना चाहिए, कि जैसे इसमें शो किया कि टाइम टी के बाद वो दोबारा से ग्राउंड पे आए, इसमें भी यही शो कर रहे हैं। सो इसमें देखो, पहले स्लोप बढ़ रही है, फिर स्लोप कम हो रही है, मतलब यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्लोप कम होती जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्लोप जीरो, और ये एक फिक्स टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। टाइम टी के बाद वो ग्राउंड पे है, टाइम टी के बाद ही हाइट एच पे है, दिस मोशन इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन होती है जहां पे मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। क्लियर ये पॉइंट पीरियोडिक मोशन का। अब सिंपल एग्जांपल भी ले सकते थे, सिंपल एग्जांपल लाइक यू कैन से मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, motion of earth around sun, or motion of Halley's comet. So all these are example of periodic motion. Equilibrium position of the body. Equilibrium position हम किसको बोलते हैं? Equilibrium नेट position. फोर्स Net force zero या net torque zero? Net force zero या net torque zero? हम दो तरह के इक्विलिब्रियम लेते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है नेट फोर्स जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है नेट टॉर्क जीरो। जब हम सिर्फ इक्विलिब्रियम लिखते हैं इसका मतलब दोनों जीरो, नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, की बॉडी में ना तो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है और ना ही नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रही है, तो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तीनों में फर्क क्या था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? When a body is in stable equilibrium, what's the potential energy? कि हमने इक्विलिब्रियम को तो डिफाइन कर दिया कि द पोजीशन ऑफ अ बॉडी में नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है, दोनों जीरो है, तो इसे इट्स अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस स्टेज में व्हेन नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क इज जीरो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का क्या कंसेप्ट होता है?
इट्स ऑलवेज मिनिमम। पीछे के चैप्टर्स नहीं आते होंगे तो दिक्कत आएगी, मुझे तो पीछे पढ़ा था हमने वर्क फॉर एनर्जी में। So we say whenever a body is in stable equilibrium position, its potential energy is minimum. So minimum potential energy stage को हम कह देते हैं। अब अगर एक बॉडी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में इसको मैंने डिस्टर्ब किया तो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। सो नॉर्मली हम लेते हैं कि कई बार ये होता है पीरियोडिक मोशन में देयर इज अ इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ बॉडी। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ बॉडी अगर मैं उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देती है, वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। कि जैसे पेंडुलम है, तो पेंडुलम में मैं मान सकता हूँ कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जब ये ऐसे वर्टिकल है, मैं इसको अगर इधर डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो ये ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा। सो हम लेते हैं कि बॉडी जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है और इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसे डिस्प्लेस करो, इट ट्राइज टू कम बैक, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकती क्यों नहीं फिर? व्हाई डजंट स्टॉप? आपने उसे डिस्प्लेस किया, जब वो वापस मिनिमम पोजीशन पे आ गई तो वो रुकी क्यों नहीं फिर? इनर्शिया के कारण। बिकॉज वहां तक आते आते उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली थी, तो वहां पे वो रुकेगी नहीं। So periodic motion is stable equilibrium position is also position of minimum potential energy. If body is displaced slightly from this position and resistive forces are neglected, body will start oscillating. कि जैसे स्प्रिंग का केस ले लो, स्प्रिंग का केस लें तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो थी, मतलब अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाता हूँ, मैं इसको अब अगर ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मैं इसको अगर इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। It starts oscillating and we say that it's a case of stable equilibrium. ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। या पेंडुलम को ले सकते हो कि आपने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया एंड छोड़ दिया, कि आपने इसको इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया एंड छोड़ा तो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। और यू कैन हैव अ सिंपल, आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसके अंदर एक बॉल पड़ी है, अब इसको अगर इधर डिस्प्लेस करोगे, यहाँ पे ले आए और छोड़ दिया तो स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। तो these kinds of motion are called vibratory motion or oscillatory motion, की body is oscillating about its mean position, कि ये इसकी mean position होगी या equilibrium position होगी, and body is oscillating about this point. तो समझ में आया? कभी भी ऑसिलेटरी मोशन अगर आपको शो करनी है, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड कि उसकी मीन पोजीशन कौन सी है। मीन पोजीशन को हम ले लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन के बाद बॉडी ऑसिलेट करेगी। जो भी हम पैरामीटर्स मेजर करेंगे, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसका मीन पोजीशन से रिलेटिव उसकी पोजीशन कौन सी है। कि अगर ये इसकी मीन पोजीशन है, कि आपने इसकी मीन पोजीशन बना ली कहीं किसी पॉइंट पे, जब ये इस पॉइंट पे आ जाएगी तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सो एसएचएम के लिए सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब भी आपने टाइम पीरियड निकालना है किसी भी सिस्टम का, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड उसकी मीन पोजीशन कौन सी है। मीन पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होगी। अगर हम मीन पोजीशन को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जीरो। सो अगर हम मीन पोजीशन को रेफरेंस लेवल मान लोगे तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल बी जीरो। So simple harmonic motion it's a simplest form of oscillatory motion. Motion arises when force in a body is directly proportional to displacement from mean position, which is also equilibrium position. So दो चीजें लिखी इसमें कि एसएचएम में होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है,
बट अगर आप बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, तो उसका जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर वो मीन पोजीशन पे नहीं है तो उस पर कोई फोर्स लगेगी एंड दैट फोर्स शुड ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दो। एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या है? दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन का मतलब है ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं पिछला केस करूं, ये केस देखो, आपने इसको डिस्प्लेस किया तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी x, ये इसकी मीन पोजीशन थी। इस पे फोर्स किधर लगेगी? राइट साइड, लेफ्ट साइड? जब मैंने इसको छोड़ दिया तो मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इसकी राइट साइड पे, इस पे फोर्स लेफ्ट साइड पे लगेगी। SHM होगी अगर दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। F जो है x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए अगर आपको SHM शो करना है तो। सो दो चीजें लिखी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। सो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख देते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू -x। F कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हम किसको बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स नाम से क्या लगता है? रिस्टोरिंग फोर्सेस which tries to bring the body back to the equilibrium position. So आपने इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो जो फोर्स इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी दैट फोर्स विल बी कॉल्ड अ रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर एंगुलर एसएचएम होगा तो फोर्स की जगह हम टॉर्क निकालेंगे। So you can also use this concept कि यहाँ तो force proportional to -x या tau proportional to -theta, कि अगर आपने बॉडी के इक्विलिब्रियम पोजीशन से बाहर एंगल थीटा डिस्प्लेस किया है तो उस पर जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगी दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू -theta। जैसे इस केस में शो किया हुआ कि अगर हम लें ये इसकी मीन पोजीशन होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगी। आपने इसे डिस्प्लेस किया बाय डिस्टेंस x, इधर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू -x। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पे लेता x1 तो फोर्स इधर एक्ट करती है, लेफ्ट शुड बी प्रोपोर्शनल टू -x1। xm इसमें क्या डिनोट कर रहा है? ये पूरा डिस्टेंस। xm इसमें क्या डिनोट कर रहा है? इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, की मैक्सिमम मीन पोजीशन से कितना दूर जा सकती है बॉडी। so xm denotes the amplitude of oscillation, ये जो डिस्टेंस मार्क किया कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एसएचएम में दोनों साइड पे हम नॉर्मली एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सेम लेते हैं कि अगर ये राइट साइड पे डिस्टेंस xm जा रही है तो लेफ्ट साइड पे भी जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी xm ओनली। अब मैथमेटिकली हम लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है एसएचएम में दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइन और कॉस फंक्शन ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड इट कंप्लीट्स फुल ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब जैसे यहां से शुरू हुई
पूरा इधर तक गई, वापस यहाँ तक आने का टाइम, किसी भी एक पॉइंट से शुरू करके वापस वहां तक आना है। मतलब जैसे एक ऑसिलेशन होगी कि अगर यहाँ से शुरू होती है, पहले राइट एक्सट्रीम तक गई, फिर लेफ्ट तक गई, फिर वापस। तो अगर मैं पूछूं सिर्फ इस पॉइंट से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, अगर पूरा टाइम टी है एक ऑसिलेशन का, पूरा टाइम टी है, मतलब टी ये टाइम है, इधर गई वापस इधर आई फिर इधर, ये पूरा टाइम टी लगा, तो सिर्फ यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 1/4 T/4। फ्रीक्वेंसी होगी एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस पूरे किए, मतलब कितने साइकिल्स पूरे कर लिए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और जो टाइम पीरियड होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को न्यू लेता हूं तो टाइम पीरियड इज 1/न्यू, या न्यू को आप लिख सकते हो 1/t। इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्स। हर्ट्स मीन सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स को हम हर्ट्ज लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। अब सिनुसॉइडल फंक्शंस ऑफ टाइम क्या होते हैं मैथ्स में? सिनुसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं साइन और कॉस। कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को साइन थीटा या कॉस थीटा की टर्म्स में लिख दें तो दैट इज कॉल्ड अ सिनुसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम। कि अगर इफ यू राइट दैट x प्रोपोर्शनल टू sin थीटा या x प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, तो हम दोनों को ही कह देते हैं बोथ आर द sinusoidal functions of time। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में द डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज sinusoidal function of time। या तो sin की टर्म्स में लिख सकते हैं या cos की टर्म्स में। तो अगर मैं cos की टर्म्स में लिखूं तो आई कैन से दैट इन SHM displacement is always given by x is equal to xm cos omega d plus phi। सो इधर टर्म्स का मतलब अभी हम नेक्स्ट में करते हैं इनका मतलब क्या है हर टर्म का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स का मतलब समझाया हुआ है। एक्स टी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। एक्सएम बता दिया, एक्सएम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई इज कॉल्ड द फेज एंगल। इस पूरे को हम फेज कह देते हैं कि जो कॉस के आगे टर्म है दिस इज कॉल्ड फेज। और ये जो फाई होता है, फाई इज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब जब टी की वैल्यू 0 है। अगर हम पूरे फेज को लिख रहे हैं कि फेज इज ओमेगा टी प्लस फाई, अगर मैं फेज को लिखूं फेजेस, तो at t is equals to 0 phases phi। तो इनिशियल फेज को हम कह देते हैं इनिशियल फेज एंगल इज phi। तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस टर्म में लिखेंगे SHM में हमेशा। एक मिनट पॉज कर रहा हूँ मैं जरा। सो ये तो हो गया कि डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। ये जो है इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि फ्रेम फ्रीज पिक्चर्स। फ्रेम फ्रीज पिक्चर्स मतलब डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डिस्प्लेसमेंट को मार्क किया हुआ है और इसको हमने मार्क किया है विद फाई इज इक्वल्स टू 0। अगर आप उस इक्वेशन को देखो जो ऊपर लिखी है xm इज इक्वल a cos ओमेगा d प्लस फाई, और अगर मैं फाई को 0 लेता हूँ
फिर एक फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैंने इनिशियल फेज अगर जीरो लिया तो x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा डी, तो t इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी होगी? अगर t जीरो है तो cos जीरो इज 1 वन, cos जीरो वन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? xm। x तो ये शो किया हुआ है कि जब t जीरो है तो x की वैल्यू xm है। अगर t इज इक्वल टू t बाय फोर लें, t की वैल्यू t बाय फोर लोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे अगर t बाय फोर पुट कर दो, बिकॉज यू हैव x इज इक्वल्स टू xm, t बाय फोर पे अगर पुट करें तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय फोर। दिस कम्स आउट टू बी cos पाई बाय टू, cos पाई बाय टू इज cos 90 की वैल्यू। 0 तो ये शो किया कि जब t की वैल्यू t बाय फोर है तो xn की वैल्यू जीरो है। सिमिलरली डिफरेंट वैल्यूज पे निकाल ली, ओमेगा को हम लेते हैं, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, तो स्मॉल टी की वैल्यूज पुट करके एक्सएम निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे वेरी करी कि पहले एक्सएम थी, फिर जीरो हो गई, फिर माइनस एक्सएम हो गई, ये माइनस एक्सएम है, फिर दोबारा जीरो हो गई, फिर दोबारा एक्सएम हो गई। सो इस पूरे को हम कह देते हैं कि एक साइकिल पूरा हो गया, कि टाइम टी में जहां से शुरू हुई थी टाइम टी पे दोबारा वहीं पहुंच गई, कि टी दोबारा पे इट्स अगेन एक्सएम। तो ये इसकी कंप्लीट ऑसिलेशन गिनी जाती है। मैं अगर इस ग्राफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा तो यू विल सी कि कॉस का ग्राफ बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे टर्न कर दूं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री टर्न करूंगा तो ये कैसा बन जाएगा? इस फॉर्म में। और ये साइन और कॉस के ग्राफ होते हैं इस तरह से जब भी मार्क करते हैं ये, तो इसकी होगी पोजीशन का ग्राफ। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं एक्सट्रीम पोजीशन पे एसएचएम में वेलोसिटी क्या होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी, पेंडुलम अगर ऑसिलेट कर रहा है तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम या मिनिमम? एक पेंडुलम है, ऑसिलेट कर रहा है, इधर गया, यहाँ पे जाके एक बार रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरी साइड चला जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। अगर हम वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करें तो ये शो कर रहे हैं कि t इज इक्वल टू जीरो पे, इसका मैथमेटिकली भी हम करेंगे अभी आगे जाके, बट ये अभी इंडिकेट कर रहे हैं कि t इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। एरो की लेंथ सिग्निफाई कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बॉडी इस तरफ आ रही है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, एरो की जितनी लेंथ उतनी ज्यादा वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे जब वो मीन पोजीशन पे क्रॉस कर रही है तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, फिर कम होनी शुरू हो गई, यहाँ पे जाके बॉडी फिर से रुक गई। मतलब दोनों एक्सट्रीम पे, एक्सएम पे भी और माइनस एक्सएम पे भी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है। पहले जब वो मीन पोजीशन क्रॉस की तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर जब दोबारा क्रॉस की तो टुवर्ड्स राइट। तो इन दोनों पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी इज मिनिमम, और टाइम टी के बाद दोबारा इधर आ गई तो फिर से zero। तो ग्राफ इंडिकेट करते हैं हाउ वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। ये उसी ग्राफ को अगर हमने 90 डिग्री टर्न कर दिया तो इट रिप्रेजेंट्स अ कॉस ग्राफ। कॉस का ग्राफ ऐसे ही बनता है, अगर मैं इसको बनाऊं तो दिस इज द कॉस ग्राफ। आपने मैथ्स में जो बनाया होगा कॉस का ग्राफ वो ऐसे बनाया था, तो यही ग्राफ बन रहा है कि ये t इज इक्वल टू जीरो पे, ये पाई बाय टू पे, ये पाई पे, ये 3 पाई बाय टू पे और ये 2 पाई। सो सेम ग्राफ बनेगा यहाँ पे भी कि ये दो पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है उन दोनों पॉइंट्स पे, कि यहाँ पे भी x जीरो, यहाँ पे भी x जीरो, ये माइनस एक्स एम, ये प्लस एक्स एम। तो टाइम t के बाद वो दोबारा प्लस एक्स एम पे पहुंच गई बॉडी।
अब इसमें बनाया तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ही है, यहाँ पे स्लोप कितनी है, 0। जहां पे स्लोप 0 है वहां पे स्पीड 0 होगी। मतलब जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस एक्स एम पे या माइनस एक्स एम पे, तो v की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, सो मीन पोजीशन पे स्लोप मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्लोप 0 है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी भी 0 होगी। अब ये हमने पहले जो प्लॉट किया था, हमने फाइव को 0 लेके प्लॉट किया था। मैंने जो ग्राफ बनाया था दैट वाज फाइव इक्वल्स टू 0। अगर फाइव 0 नहीं है, अगर आपसे ऐसे लो, से फाइव इज इक्वल्स टू 5, देन एट t इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, xm cos t 0 है प्लस 5। cos पाई क्या होता है, cos पाई cos 180 डिग्री की वैल्यू -1। -1। तो इसको अगर मैंने -1 लिया तो दिस इज -xm। सो ये बेसिकली शो किया हुआ है कि जब फाई की वैल्यू पाई ली आपने, जब आपने इनिशियल फेज को पाई लिया, तो इनिशियल पोजीशन इज -xm। इनिशियल पोजीशन को फाई लिया तो इनिशियल इज -xm। सिमिलरली जब इनिशियल को मैंने 0 लिया था तो इनिशियल पोजीशन जब फाई 0 था तो t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ पे थी। सो ऐसे अलग अलग वैल्यूज लेके सॉल्व किया हुआ है कि जब इनिशियल वैल्यू पाई बाय 2 है, इनिशियल वैल्यू पाई बाय t, अगर मैं फाई को पाई बाय 2 लेता हूँ तो t इज इक्वल्स टू 0 पे xm कितना हो जाएगा, तो ये शो किया हुआ है कि जब मैंने फाई को पाई बाय 2 लिया तो x की वैल्यू 0। So this basically shows how initial phase affects initial displacement। इनिशियली अगर कुछ फेज है तो उससे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजेस आएंगे, फाइव की अलग अलग वैल्यूज लेके हमने प्लॉट किया हुआ है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अब बिकॉज हम पीरियोडिक मोशन ले रहे हैं एंड वी आर सेइंग दैट अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स टाइम। फिक्स टाइम का मतलब है कि जो बॉडी की पोजीशन टी पे होगी वही पोजीशन टी प्लस डेल्टा टी पे भी होनी चाहिए, तभी हम इसको पीरियोडिक कह सकते हैं। टाइम टी पे बॉडी की पोजीशन कौन सी है, अगर फाइव को 0 लेके करें, और टी प्लस टी पे वैल्यू कितनी है, हम कह रहे हैं बॉडी की मोशन पीरियोडिक है तो उसकी जो पोजीशन टाइम टी पे है वही टी प्लस टी पे होनी चाहिए। मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों वैल्यूज इक्वल कब होंगी, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी अगर ओमेगा टी प्लस टी इज ओमेगा टी प्लस 2 पाई। ठीक है, ये गलत है। समझ में आया स्टेप कैसे लिखा है, हमने कहा ओमेगा टी प्लस टी इज ओमेगा टी प्लस 2 पाई। ओमेगा टी प्लस टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई बाय टी, मतलब इसकी वैल्यू ओमेगा टी के इक्वल होनी चाहिए। ओमेगा टी प्लस टी शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू वहां से कितनी आ जाएगी, ओमेगा कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय टी। नेक्स्ट, अब ये दो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ब्लू से बनाया एक रेड से बनाया, दोनों में टाइम पीरियड सेम है या डिफरेंट है, दोनों ग्राफ्स में टाइम पीरियड इस कितने टाइम के बाद मोशन रिपीट हुई,
एक्सएम पे और एक्सएम डैश पे। मतलब एक में हमने शो किया हुआ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज एक्सएम, एक में शो किया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज एक्सएम डैश, बट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम शो की है। फ्रीक्वेंसी सेम शो किया मतलब हमने शो किया है कि इसका जो टाइम पीरियड है दोनों के लिए टी है, ये भी यहां से शुरू हुई दोबारा यहाँ पे पहुंचने में इसको टाइम टी लगा, इसको भी टी लगा। टाइम पीरियड डिफरेंट नहीं है पर दोनों का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिफरेंट है। तो इसमें यही शो किया हुआ है रेड कर्व एंड ब्लू कर्व, एक्सएम डैश इज ग्रेटर देन एक्सएम बट फ्रीक्वेंसी इज सेम। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम है, सिर्फ एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनेगा। इसमें हमने एम्पलीट्यूड को सेम डिफरेंट शो किया, टाइम पीरियड को सेम शो किया। नेक्स्ट ग्राफ देखो, इसमें एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अगर मैं रेड कर्व का देखो, रेड कर्व की मोशन रिपीट हो रही है आफ्टर टाइम टी और इसकी मोशन रिपीट हो रही है आफ्टर अ डिफरेंट टाइम, सो इसमें सेम है या डिफरेंट है? दोनों कॉज के ग्राफ हैं, दोनों कॉज के ग्राफ हैं, बट इसमें शो किया हुआ है कि एम्पलीट्यूड भी सेम है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम शो नहीं की हुई, टाइम पीरियड डिफरेंट शो किया हुआ है। और ये जहां पे दोनों डिफरेंट शो किया हुआ है विद इनिशियल फेज डिफरेंस। तो एक ग्राफ को देख लेना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसमें कुछ आया नहीं खास। वेलोसिटी इन एसएचएम क्या होती है? वेलोसिटी जनरल हम कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया था मोशन इन 1D में? मोशन इन 1D में वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया था? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट। वो तो एवरेज वेलोसिटी थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डेफिनेशन क्या थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर मैं x को डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो वेलोसिटी विल बी dx by dt। So rate of change of displacement of the particle with respect to time, मतलब v is equals to dx by dt। x की वैल्यू हमने निकाली हुई है तो xm cos ओमेगा t प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएट करना है। cos ओमेगा t प्लस फाइव की डिफरेंशिएशन होती है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव। मैथ्स का कंसेप्ट है। अगर मैं सब इसको डिफरेंशिएट करूं, this will be minus omega sin omega t plus फाइव। तो वो यूज करके हमने वेलोसिटी निकाल ली। मतलब अगर हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एज अ कॉस फंक्शन तो वेलोसिटी इज अ माइनस साइन फंक्शन, माइनस ओमेगा एक्सएम साइन ओमेगा डी प्लस फाइव। मैं आपसे पूछूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वेलोसिटी की? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन ओमेगा डी प्लस फाइव, साइन ओमेगा डी प्लस फाइव कितना होना चाहिए? प्लस माइनस वन। जब साइन ओमेगा डी प्लस फाइव की वैल्यू प्लस माइनस वन होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, या तो प्लस ओमेगा एक्सएम या माइनस ओमेगा एक्सएम। तो साइन फंक्शन, और मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो, जब साइन की वैल्यू वन है, जब इसकी वैल्यू वन है तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है? साइन की वैल्यू वन कब होती है? व्हेन थीटा इज 9 तो कॉस की वैल्यू तब क्या हो जाती है? कॉस 90 0 में जीरो। मतलब जब ये मैक्सिमम है तो ये जीरो है। हमने यही पीछे प्रूव किया था, जो फ्रीज फ्रेम वाली फोटो बनाई थी उसमें हमने शो किया था कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी जीरो है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो बिकॉज जब साइन मैक्सिमम होता है तो कॉस मिनिमम हो जाता है, जब कॉस मैक्सिमम होता है तो साइन मिनिमम हो जाता है, बिकॉज एक कॉस फंक्शन है एक साइन फंक्शन है और दोनों के ग्राफ ऐसे ही चलते हैं कि जब साइन की वैल्यू जीरो होती है, साइन की वैल्यू होती है जीरो पे तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है वन,
सिमिलरली जब कॉस की वैल्यू 0 होती है तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो हम लेंगे जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो हमेशा एक मैक्सिमम एक मिनिमम ऐसे ही चलेगा इनका। Velocity depends on time because the sine function varies with time between values +1 and -1. The quantities in front of sine function determines the extent of variation of velocity. So maximum velocity is marked की हुई है कि प्लस ओमेगा xm and माइनस ओमेगा xm इनके बीच में ऑसिलेट करेगी। When particle is moving rightward through x is equal to 0, its velocity is positive, and when it's moving, so वो basically direction बताई है जो पीछे डायग्राम में शो की थी कि एक बार उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब वो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम टुवर्ड्स लेफ्ट जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगी। सिमिलरली व्हेन इट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट देन इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम टुवर्ड्स राइट। और ये इसका ग्राफ माइनस साइन का ग्राफ। माइनस साइन का ग्राफ मतलब जब ओमेगा, जब इसकी वैल्यू मैं आपसे लूं अगर साइन ओमेगा टी, बेसिकली ये भी फाई इज इक्वल टू 0 लेके ग्राफ बनाया है। जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 है तो v कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा एक्सएम। मतलब जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 है, इस एक्सिस पे अगर मैंने थीटा लिया ओमेगा टी, तो वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा एक्सएम। जब इसकी वैल्यू -1 होगी और साइन ओमेगा टी की, तो ये वैल्यू प्लस वी एक्सएम हो जाएगी। तो माइनस साइन का, बिकॉज अगर हम साइन का ग्राफ बनाते हैं वो ऐसे बनता है, ये प्लस साइन का है, माइनस साइन का ग्राफ बनाओगे तो उल्टा बनेगा। सो ये माइनस साइन का ग्राफ है जब हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ से आप अलग अलग वैल्यूज के साथ भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर मैं ऐसे लूं if phi is equals to 0 velocity is minus omega xm sin omega t, तो at t is equals to 0 t को t by 4 दे अगर, तो v is equals to minus omega xm this is minus omega xm 3t by 4 पे लोगे तो v is equals to minus omega xm sin 2 pi by t into 3t by 4. So this value will come out to be plus omega xm. तो वो ग्राफ में यही शो किया हुआ। इस एक्सिस पे अगर मैं टाइम ले रहा हूँ तो ये t is equals to 0 t by 4 तो अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी निकाली हुई है। तो ये जो है इसको हम लेते हैं, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, और ये जो पॉइंट्स है ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, इधर भी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे 0 है। यहाँ तक समझ आया। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालनी है तो इसको एक बार ही और डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को। सो वेलोसिटी को एक बार ही और डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा, एंड साइन ओमेगा डी प्लस फाइव की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा कॉस ओमेगा डी प्लस फाइव। ये टर्म क्या थी, दिस इज xm cos omega d plus 5. This is also known as x, because x की वैल्यू हमने यही लिखी थी। So acceleration is minus omega square x. अगर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो फोर्सेस m में, अगर अब याद है शुरू में जब SHM लिखा था तो यही लिखा था, फॉर SHM f should be proportional to -6.
because m omega square constant है, f should be proportional to minus x. That means force is directly proportional to displacement from the mean position and its direction should always be opposite. इसको हम लेते हैं this is necessary and sufficient condition for motion to be simple harmonic. अब इसमें भी देख सकते हो जब cos की वैल्यू मैक्सिमम है, cos की वैल्यू मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? जब cos की वैल्यू मैक्सिमम है ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जब cos की वैल्यू मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम ही होगी, सिर्फ साइन ऑपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के. सिमिलरली जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम है. मतलब जब मीन पोजीशन से निकलेंगे, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी जीरो है. ये दोनों मीन पोजीशन है जहाँ वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है. एक्सट्रीम पोजीशन पे बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन पे मैक्सिमम है. फर्क सिर्फ इतना है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव में. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था कॉस का, ये ग्राफ है माइनस कॉस का. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, इतना पढ़ के देखना इक्वेशंस ऑफ एसएचएम और वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होती है, पीरियोडिक मोशन क्या होती है. सो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके आगे फिर.